हेलो बच्चों, सपना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। बच्चों, हम लोग इसके पहले पढ़ चुके थे पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, बोमेंस कैप्सूल और उसका फंक्शन यूरिन फॉर्मेशन में, जिसे हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते थे। तो आप देख लीजिए, एक बार रिकैप कीजिए कि हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी, दैट इज कॉल्ड नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है ग्लोमेरुलस, दूसरा होता है रीनल ट्यूब्यूल। ग्लोमेरुलस इज द टफ्ट ऑफ कैपिलरी। ये बंच या टफ्ट ऑफ कैपिलरी होता है बच्चों, जो बना होता है अफरेंट आर्टरियोल से, जो कि एक फाइन ब्रांच है रीनल आर्टरी की। नेक्स्ट पार्ट है बच्चों यहाँ पर रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल का पहला पार्ट है बोमेंस कैप्सूल, जिसको हम लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया है, और उसमें होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। प्रेशर तीन टाइप के बताए थे मैंने आपको। एक तो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर 60 से 70 जो डाउनवर्ड होता है, एक बीसीओपी, एक सीएचपी, और ये दोनों अपोजिंग होते हैं, और जो 50 mmF Hg के होते हैं। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पैसिव होता है, नॉन सेलेक्टिव होता है। फटाफट रिवाइज कर लीजिए। आप बताइए, जितना ब्लड दोनों किडनी में 1 मिनट में जाता है वो कार्डियक आउटपुट का 1/5 हिस्सा होता है, मतलब 20 से 25% होता है। और उसके उसी का पार्ट जो प्लाज्मा का है वो 50 से 55% जो है उसे रीनल प्लाज्मा फ्लो कहते हैं, जो 1 मिनट में दोनों किडनी के पास जाता है। और 1 मिनट में दोनों किडनी के सारे नेफ्रॉन मिलके जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करके कैप्सुलर स्पेस में बनाते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, जिसके अंदर कोई भी प्रोटीन नहीं पाई जाती है, कोई भी पॉलीसैकेराइड, कोई भी फैट, लिपिड, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट नहीं पाया जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। और लास्ट में हमने बताया था बेटा कि उसे हम पर मिनट अगर दोनों किडनी के अंदर सारे नेफ्रॉन मिलके जितना फिल्ट्रेशन करते हैं उसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट या जीएफआर कहते हैं। और जीएफआर 125 ml पर मिनट होता है और 180 लीटर पर डे होता है। तो एक मैंने आपको फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन बताया था, आरपीएफ, रीनल प्लाज्मा फ्लो अपॉन जीएफआर। चलिए, ये बोमेंस कैप्सूल का पार्ट यहां खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट जो होता है बेटा रीनल ट्यूब्यूल का, वो है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी। और कलेक्टिंग डक्ट इज नॉट द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। ये पार्ट ऑफ नेफ्रॉन नहीं होता है, क्योंकि एक कलेक्टिंग डक्ट में कई सारे नेफ्रॉन की डीसीटी आके ओपन होती है। और यूरिन फॉर, ये तो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन हो गया बेटा। तो हमने कहा कि यूरिन फॉर्मेशन का एक स्टेप अल्ट्रा फिल्ट्रेशन आप पढ़ चुके हो, 2 स्टेप और बचे हैं। तो जो स्ट्रक्चर बचा है पीसीटी, लूप ऑफ हेनले और डीसीटी, और उसके बाद एक और होगा कलेक्टिंग डक्ट, जो पार्ट ऑफ नेफ्रॉन नहीं है। तो इतना पढ़ने के बाद स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग टाइप ऑफ नेफ्रॉन पढ़ लेंगे, और फिर 2 स्टेप हमें पढ़ने होंगे, इन्हीं में चलते हैं, मतलब सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूब्यूलर सेक्रीशन बोमेंस कैप्सूल में कभी भी नहीं होता है। आप बता सकते हैं बोमेंस कैप्सूल के जो इनर वॉल होते हैं, इनर एपिथेलियम किससे लाइन होती है बेटा? फटाफट बताइए। पोडोसाइट्स। क्या बोलते हैं? पोडोसाइट्स। तो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा यहां पर पीसीटी। सारी चीजें हटा के स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में हम लोग डायरेक्ट बोमेंस कैप्सूल आप पढ़ चुके हैं। दूसरा पार्ट पीसीटी। आइए बात करते हैं बोमेंस कैप्सूल की। अगर बात करें बच्चों, तो आपने थोड़ा सा फिगर अगर आपको याद हो तो मैं इस तरीके से आपको रिकॉल कर दूं। डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर है, और यहां पर इसके अंदर ये एक ब्रांच रीनल आर्टरी की, जिसे हम लोग अफरेंट आर्टरियोल बोल रहे हैं, वो आ रही है। और इधर से कम डायमीटर में इफरेंट आर्टरियोल निकल रही है, और यहां पर ये प्रेजेंट है क्या? ग्लोमेरुलस। तो इतना हिस्सा पढ़ चुके हैं। और यहां पर बच्चों जो इकट्ठा हुआ है छन के, जो छना है, उसे आप बोल रहे हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, जिसमें प्रोटीन वगैरह नहीं है। और ये पूरा का पूरा हो जाएगा मेल्पिगियन बॉडी या रीनल कार्पस्कल। आप देखिए, यहां जो छन के आया है वो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। आगे कहां जाएगा स्ट्रक्चर के साथ साथ पढ़ेंगे। और ये जो प्रोसेस है बेटा, दैट इज कॉल्ड द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन।
तो हमने यूरिन फॉर्मेशन का एक स्टेप पढ़ लिया है और नेफ्रॉन का पहला पार्ट पढ़ लिया है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आता है बेटा पीसीटी, और पीसीटी में फुल फॉर्म होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल। टिब्यूल का मतलब बच्चों हॉलो होता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल। टिब्यूल का मतलब होता है हॉलो। तो ध्यान से देखिएगा, कॉन्वुलेटेड का मतलब है हाईली क्वाइल्ड। कॉन्वुलेटेड का मीनिंग होता है हाईली क्वाइल्ड। तो प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल। और यहां पर अगर मीनिंग की बात की जाए तो प्रॉक्सिमल का मतलब होता है नियर, कॉन्वुलेटेड का मतलब होता है हाईली क्वाइल्ड, और टिब्यूल का मतलब होता है हॉलो। सेम स्ट्रक्चर मैं आपको यहां बना के देता हूं बेटा। यहां पर अगर आप देखें तो ये हाईली क्वाइल्ड भी होगा, यहां से ये इस तरीके का जो पोर्शन है, ये आपको जो नजर आ रहा है बच्चों, यही है पीसीटी। प्रॉक्सिमल मतलब नजदीक है, बोमेंस कैप्सूल के नजदीक का पार्ट है। कॉन्वुलेटेड का मतलब आप देख पा रहे हैं हाईली क्वाइल्ड है। टिब्यूल का मतलब हॉलो है। इससे एक मतलब ये निकला कि जो हमारा बच्चों ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है वो इसी के अंदर आगे बढ़ेगा, और इसके अंदर आगे जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम जो जरूरी चीजें इसमें आ गई हैं, नहीं आनी चाहिए थे, गलती से छन के आ गई हैं बच्चों, उसे हम रीअब्सॉर्ब कर लेंगे, मतलब दोबारा ब्लड में ले आएंगे। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट अंदर ही अंदर बढ़ता चला जाता है। ओके, नेक्स्ट पार्ट। अब ये आखिरकार कहां होती है? तो सबसे पहला पार्ट है कि ये कहां पर पाई जाती है? लाई इन कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स में पाई जाएगी। नेक्स्ट पार्ट है लाइंड बाई ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम। और बच्चों ब्रश बॉर्डर्ड का मतलब होता है कि सरफेस एरिया इसकी वजह से क्या होगा? बढ़ेगा, इंक्रीज सरफेस एरिया। और सरफेस एरिया यदि बढ़ा तो गारंटी यहां पर रीअब्सॉर्प्शन बढ़ेगा। एब्सॉर्प्शन आप नहीं कहेंगे, पहली बार जो कुछ भी ब्लड में इंटर करता है उसे हम लोग एब्सॉर्प्शन कहते हैं, लेकिन जो यहां पर गलती से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का पार्ट बन गया और उसे खींच के हमें ब्लड में ले जाना है, दैट इज कॉल्ड द रीअब्सॉर्प्शन। तो आप बताओ, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रीअब्सॉर्प्शन बढ़ेगा, और यहां पर बच्चों मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन होता है। सबसे ज्यादा नेफ्रॉन में रीअब्सॉर्प्शन पीसीटी के पार्ट में होता है। तो सबसे पहले फुल फॉर्म क्या है? प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल। कहां पर पाई जाती है? लाई इन कॉर्टेक्स। और किससे लाइंड होती है? लाइंड बाय ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम। सरफेस एरिया यहां बढ़ेगा और रीअब्सॉर्प्शन यहां सबसे ज्यादा होता है। आप बताओ, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट को इस पार्ट में, इस पाथ में चलने में दिक्कत आएगी, इसका मतलब ये रुकेगा। और हम चाहते भी हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट यहां आराम आराम से आए, इसीलिए इसे टेढ़ा बनाया गया बेटा, ताकि ज्यादा से ज्यादा जरूरी चीजें जो गलती से छन गई हैं उनको हम रीअब्सॉर्ब करके कहां ले आए? ब्लड में। और क्योंकि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट ही आगे चल के क्या बनाएगा? यूरिन। तो क्या आप चाहोगे कि जरूरी चीजें यूरिन में पास हो जाए? नहीं। तो आपका काम यह है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जैसे जैसे नेफ्रॉन के अंदर से गुजर रहा है, आप उसमें जरूरत की अपने जरूरत की चीजें दोबारा से आप ब्लड में ले आओ, मतलब दोबारा से मतलब रीअब्सॉर्ब कर ले जाओ। और लास्ट में बिल्कुल जब आप देखोगे तो आप सारी जरूरी चीजें जब एब्सॉर्ब कर चुके होगे तो लास्ट जो पार्ट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का बनेगा वही यूरिन कहलाएगा।
और यूरिन के अंदर मोस्टली नाइट्रोजनस वेस्ट होंगे बेटा, और वो हम लोगों का यूरिया होता है, और यूरिन को पास आउट कर दिया जाएगा, और पाथ ऑफ यूरिन हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो ये एक बेसिक बात है किसके बारे में, पीसीटी के बारे में। नेक्स्ट पार्ट आता है बेटा कि इसके बाद जो हिस्सा आएगा वो क्या आता है और वो किस तरीके से आएगा। तो देखिएगा जरा, यहां पर नेक्स्ट पार्ट जो आता है वो इसके बाद एक हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर। यहां पर हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर होता है। पहली चीज यू शेप आपको दिख ही रहा होगा, तो यहां पर इस यू शेप या फिर बोल सकते हैं हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर, या लूप दिख रहा है या नहीं, तो इसे लूप ऑफ हेनले बोलते हैं या फिर हेनलेज लूप बोलते हैं। और ये कहां पर पाया जाता है, लाई इन मेडुला। ये हमेशा बच्चों मेडुला में पाया जाएगा। नेक्स्ट, इसके अगर आपको दिख रहे हो तो दो लिम्स हैं, और दो लिम्स में अगर आप देखें तो यहां पर जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है वो कहां आ रहा है, नीचे की तरफ। यहां पर फिर इधर से होता हुआ इस लिम्ब में कहां जाएगा, ऊपर की तरफ। तो आप बताएं, यहां पर यू शेप है, हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर है, लूप ऑफ हेले या हेले का लूप बोलते हैं, मेडुला में ये एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब ये है कि यहां पर बच्चों ये वाला जो पार्ट है ये मैं क्या बोल सकता हूं, मेडुला। और यहां पर ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये सब क्या है, कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स है और मेडुला है। कॉर्टेक्स में बोमेन्स कैप्सूल और पीसीटी है, और मेडुला में लूप ऑफ हेले है। और जैसे ही ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आगे आगे बढ़ेगा, यहां पर आप देखो दो लिम्स हैं, इसमें नीचे की तरफ आ रहा है फ्लूइड तो आप बोलोगे डिसेंडिंग लिम्ब, इसमें ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसे बोलोगे असेंडिंग लिम्ब। लेकिन असेंडिंग लिम्ब में भी अगर आप देखो तो यहां पर सेगमेंट थोड़ा सा पतला है, तो ये थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब हो गया, और यहां पर ये थिक सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब हो गया। तो आप बताओ, दो लिम्ब होंगे, एक तो होगा बच्चों डीएल और एक होगा बच्चों क्या, एएल। यहां डीएल का मतलब क्या है, डिसेंडिंग, मतलब उतरने वाला, तो यहां पर बोला जाएगा डिसेंडिंग लिम्ब। क्या बोलेंगे, डिसेंडिंग लिम्ब। और यहां ए फॉर क्या बोला जाएगा, असेंडिंग लिम्ब, ए फॉर असेंडिंग लिम्ब। और असेंडिंग लिम्ब के कितने पार्ट होंगे, थिक और थिन, यहां तक पतला और फिर मोटा। देखिए बच्चों, तो हमने कहा यहां पर जो लिम्स है उसमें एएल की अगर बात करें तो वो दो पार्ट में है। एक पार्ट तो उसका क्या है, थिन है, और दूसरा पार्ट उसका क्या है, थिक है। तो पहले थिन पार्ट है और दूसरा थिक पार्ट है। गौर से सुनिएगा, जो यहां पर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट नीचे आ रहा है। अच्छा बेटा, कॉर्टेक्स की ऑस्मोलरिटी जो आप पढ़ते थे वो 300 ऑस्मोल पर लीटर पढ़ते थे। मेडुला की आप 400 से 1200 ऑस्मोल पर लीटर पढ़ते थे। मैंने आपसे क्लास में बताया था कि जहां भी फिल्ट्रेट जाएगा वहां उसे चिल्ला चिल्ला के ये कहा जाएगा कि जैसे हम हैं वैसे तुम्हें कर देंगे। तो आप बताओ 300, जब यहां पर 300 पर ही ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट था और 300 ही कॉर्टेक्स है, क्या उसके बीच में कोई एक्सचेंज हो गया क्या, नहीं। लेकिन जैसे ही वो 300 वाला ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, जो यहां पर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, इसका भी ऑस्मोलरिटी क्या है, 300 वाला जब 300 में चल रहा है तो कोई एक्सचेंज नहीं होगा। लेकिन आप रीअब्सॉर्ब एक्टिवली, पैसिवली, हर तरीके से जो जरूरी चीजें उनको करोगे ब्लड में। लेकिन आप बताओ, जैसे ये 300 वाला ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट मेडुला के अंदर इंटर करेगा, तुरंत मेडुला चिल्ला के कहेगा कि हम गाढ़ा करेंगे। और अगर गाढ़ा करने की बात होगी तो गाढ़ा करने के दो ही तरीके हैं। यहां से जब यहां आएगा तो आप बताओ, यहां पर जब एकदम बेस पे आ जाएगा तो ये तो 1200 ऑस्मोल होना पड़ेगा भाई। और 1200 के लिए यहां से 300 का जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है वो अंदर अंदर चल रहा है, और 300 को हमें क्या बनाना है, 1200, मतलब गाढ़ा करना है, मतलब कंसंट्रेशन करना है। और कंसंट्रेशन करने के लिए या तो आप पानी निकाल लीजिए या तो आप साल्ट मिला दीजिए। तो जब हम गए यहां पर, तो यहां पर पता चला बच्चों कि यहां से पानी निकलने लगा, यहां से
पानी निकलने लगा। तो आप बताओ यहां पर पानी निकलने लगा मतलब जैसे जैसे वो नीचे आएगा वैसे वैसे वो गाढ़ा होता चला जाता है। तो एक सवाल है, लेकिन क्या कोई साल्ट निकला क्या? नहीं, साल्ट हम लोग नहीं निकालेंगे। तो यहां पर कहा जाता है कि जो डिसेंडिंग लिम्ब है वो परमिएबल फॉर, यहां पर डिसेंडिंग लिम्ब जो है वो परमिएबल ओनली फॉर वाटर, केवल और केवल वाटर के लिए परमिएबल होता है, और इम्परमिएबल फॉर सॉल्ट। नियम याद रखिएगा, इम्परमिएबल फॉर सॉल्ट मतलब सॉल्ट तो बाहर नहीं आएगा और सॉल्ट ना अंदर जाएगा, बस वाटर को हम लगातार क्या करेंगे, निकाल लेंगे। और पानी अगर किसी चीज में से आप निकालोगे तो गाढ़ा होगा। और मेडुला ने खुद ही कहा था कि हमारे पास जो आएगा हम उसे गाढ़ा करेंगे। और बच्चों मेडुला गाढ़ा क्यों होता है? मेडुला का रीजन आप बता सकते हो क्या? क्योंकि मेडुला में NaCl और यूरिया प्रेजेंट होता है। तो NaCl और यूरिया की वजह से क्या है, मेडुला गाढ़ा है। और वही गाढ़ा कंसंट्रेशन जो है अंदर वाले फ्लूइड से भी पानी को क्या कर रहा है, निकाल रहा है। मतलब बाहर वाला हाइपरटोनिक है, अंदर वाला हाइपोटोनिक है। तो आप बताओ पानी ज्यादा से कम की तरफ भागेगा भाई? तो आप बताएं मेडुला गाढ़ा है और ये पतला है, तो आप बताओ पानी फटाफट गाढ़े वाले की तरफ भागेगा, ज्यादा से कम की तरफ जाएगा? तो आप बताओ यहां पर इस तरीके से ये जो Dl है वो बेटा वाटर के लिए तो परमिएबल है लेकिन साल्ट के लिए परमिएबल नहीं है, साल्ट के लिए इम्परमिएबल है। इसी तरह नेक्स्ट आइए Al की बात करते हैं बच्चों। Al में क्या है कि यहां पर जब 1200 से फिर जा रहा है तो 1200 से जब यहां पहुंच रहा है तो ये फिर 300 पहुंचेगा भाई। जैसे जैसे यहां पर ये पहुंच रहा है इसे फिर कितने पे निकलना है, 300 पे। आप बताओ 1200 से 300 जाना है मतलब क्या होना है, पतला होना है। पतला होने का मतलब या तो पानी मिलाया जाए या तो साल्ट निकाला जाए। तो यहां पर क्या होता है बच्चों कि लगातार जैसे जैसे ये बढ़ना शुरू होता है वैसे वैसे ही NaCl निकलने लगता है। यहां पर NaCl निकलने लगता है, धुआंधार तरीके से NaCl को निकाला जाता है। और NaCl मतलब साल्ट के निकालने से यहां पर कंसंट्रेशन कम होती चली जाती है। तो आप देख रहे हो बिल्कुल भी वाटर ना के बराबर निकले, एक आध मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल भले बात है, लेकिन अगर यहां पर बात की जाए तो NaCl सबसे ज्यादा। हाँ ये बात सही है कि NaCl भी निकलेगा तो वाटर में डिसॉल्व होगा, लेकिन वाटर मेन कंटेंट नहीं होगा, ये वाटर के लिए परमिएबल नहीं होती है। तो हमने कहा कि जो Al है बेटा वो परमिएबल ओनली फॉर सॉल्ट, यहां पर परमिएबल ओनली फॉर सॉल्ट, केवल सॉल्ट के लिए परमिएबल होती है, और इम्परमिएबल फॉर वाटर। तो ये याद रखिएगा, इम्परमिएबल फॉर वाटर। और आपको याद भी नहीं रखना है 300 से 1200 गाढ़ा बनाना है, पानी निकाल लो, 1200 से 300 पतला बनाना है, यहां से साल्ट निकाल लो। और यही है परमिएबिलिटी ऑफ द Dl और Al। अब बात ये आई कि यहां पर जो थिन सेगमेंट है और जो थिक सेगमेंट है, तो आप कहेंगे यही थिन और थिक मिलके ही तो Al बना रहा है, और Al और Dl मिलके ही दो लिम्ब बना रहे हैं किसके, लूप ऑफ हेनले के। तो आप बताओ लूप ऑफ हेनले में केवल रीअब्सॉर्प्शन किसका हुआ है, साल्ट और वाटर का। तो यहां पर आप कहेंगे कि ओनली रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, ओनली रीअब्सॉर्प्शन ऑफ साल्ट प्लस वाटर। और यहां पर बच्चों लूप ऑफ हेनले में केवल साल्ट और वाटर, मतलब कोई न्यूट्रिएंट वगैरह कुछ भी रीअब्सॉर्ब नहीं होगा क्योंकि वो पहले ही मैक्सिमम हो चुका है। और यहां पर बच्चों मिनिमम रीअब्सॉर्प्शन होता है, मिनिमम रीअब्सॉर्प्शन होता है, मिनिमम रीअब्सॉर्प्शन होगा। क्यों? क्योंकि इट इज लाइंड बाय द सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, लाइंड बाय सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से लाइंड होता है। जहां ब्रश बॉर्डर था वहां पर मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन हुआ बच्चों, यहां पर सिंपल स्क्वेमस है तो यहां पर मिनिमम रीअब्सॉर्प्शन होता है। तो याद रखिएगा मैक्सिमम पीसीपी में और मिनिमम रीअब्सॉर्प्शन लूप ऑफ हेनले में होता है। एक सवाल आता है बच्चों,
यहां पर डाइल्यूटिंग सेगमेंट ऑफ द लूप ऑफ हेनले किसे कहेंगे? तो 1200 से 300 जाने पे ही तो डाइल्यूशन हो रहा है। तो आप बताओ यहां पर जो एल है लूप ऑफ हेनले का जो डाइल्यूटिंग सेगमेंट है, कौन? डाइल्यूटिंग सेगमेंट जो है वो कौन होगा? असेंडिंग लिम्ब। कौन होगा? असेंडिंग लिम्ब। आप बताओ जैसे जैसे ये यहां से नीचे आएगा डीएल में, यहां कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी, बिल्कुल बढ़ती चली जाएगी, वाटर निकलता जाएगा और यहां से यहां जब जाएगा तो NaCl निकलेगा। लेकिन बच्चों शुरुआत में जब थिन सेगमेंट में NaCl निकलेगा, मतलब NaCl का रिएब्सॉर्प्शन होगा, तो वो पैसिवली हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। वो कैसे होगा? पैसिवली। लेकिन जब जैसे जैसे ऊपर जाता है, अब समय कम बचा है, जल्दी जल्दी साल्ट को निकालना है, तो यहां पर साल्ट को निकालने के लिए हम एनर्जी भी खर्च करते हैं और ये एक्टिवली भी हम रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं। तो आपको याद रखना है थिन सेगमेंट में पैसिवली और थिक सेगमेंट में एक्टिवली। तो लूप ऑफ हेनले की अगर बात करें तो पाया कहां जाएगा? मेडुला में। और लाइंड किससे होगा? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से। रीअब्सॉर्प्शन केवल किसका होगा? साल्ट और वाटर का। क्या कितना रीअब्सॉर्प्शन होगा? मिनिमम। और दो लिम्ब होंगे डीएल और एएल, यू से हेयर पिन लाइक होगा और इसे लूप ऑफ हेनले या हेनलेज लूप कहेंगे। और डीएल में केवल वाटर निकलेगा, केवल वाटर रीअब्सॉर्ब होगा और इम्परमिएबल फॉर सॉल्ट। अगर ये आपको याद है कि यहां से यहां गाढ़ा, यहां से यहां पतला बन रहा है, तो आपको ये भी याद करने की जरूरत है नहीं। गाढ़ा बनाने के लिए पानी निकालो और पतला बनाने के लिए साल्ट निकालो। समझ में आ रही है बात? तो ये आपके पास हो गया लूप ऑफ हेनले का एक बेसिक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट बात आती कहां होता है, किससे लाइंड होता है, क्या रीअब्सॉर्प्शन होता है, किस किस चीज का होता है, साल्ट और वाटर का कैसे बताएंगे, सब मैंने आपको बता दिया बच्चों। और यहां पर अब जब ये 300 वाला ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बाहर निकल रहा है तो ये फिर कॉर्टेक्स में पहुंच रहा है, बिल्कुल पहुंच रहा है। जब ये कॉर्टेक्स में पहुंच रहा है तो बोले इसकी क्या लाइनिंग होगी, ये आगे चल के ये फिर क्या बनाएगा। तो आप जानते हैं कि यहां पर बच्चों इस तरीके से अब बनेगी डीसीटी। क्या बनेगी? डीसीटी। तो आप देखेंगे यहां पर इस तरीके से सेगमेंट बनेगा और इसे हम लोग नाम देते हैं बच्चों। अब देखो बॉमेंस कैप्सूल से हम लोग बहुत दूर आ गए हैं भाई, और जब बहुत दूर आ गए हैं बच्चों तो इसका नाम आप क्या देने वाले हो बताइएगा जरा? डीसीटी। क्या नाम दोगे? डीसीटी। बॉमेंस कैप्सूल अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्लियर है। फिर स्ट्रक्चर पढ़ रहा है, पहला मैंने पढ़ाया पीसीटी, दूसरा मैंने आपको पढ़ाया बेटा लूप ऑफ हेनले। अब नेक्स्ट बता रहे हैं क्या? डीसीटी। डीसीटी में अगर हम लोग दूर हो गए बच्चों तो आप जरा बताइए यहां पर डी का मतलब क्या होगा? डिस्टल। डी का मतलब डिस्टल। डिस्टल का मतलब दूर। अगला बताइए कॉन्वुलेटेड। क्या बोलेंगे? डिस्टल कॉन्वुलेटेड। यहां पर आएगा डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल का मतलब होगा बच्चों दूर और कॉन्वुलेटेड का मतलब होता है हाईली कॉइल्ड। डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। और ट्यूब्यूल का मतलब होता है हॉलो। हॉलो है तभी तो ये फ्लूइड आगे बढ़ रहा है। तो हमने कहा अब जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है वो बच्चों यहां से यहां बढ़ता चला जाता है भाई, यहां से यहां बढ़ता जाएगा और किसके अंदर से जा रहा है? डीसीटी के। डीसीटी के अंदर से पास हो रहा है। डीसीटी देखने में ही पता चल रही है कि पहली तो दूर है, डिस्टल का मतलब है दूर। डिस्टल का मतलब है दूर और कॉन्वुलेटेड का मतलब है हाईली क्वाइल्ड। कॉन्वुलेटेड बोले तो हाईली क्वाइल्ड, यहां पर हाईली क्वाइल्ड। और ट्यूब्यूल का मतलब है हॉलो। तो आप बताओ जैसा पीसीटी होता था वैसा ही डीसीटी है, लेकिन वो नजदीक था, वो दूर है। वो भी हाईली क्वाइल्ड था, ये भी हाईली क्वाइल्ड है। ये भी ट्यूब्यूल हॉलो था, वो भी ट्यूब्यूल हॉलो है। अब हमने कहा कि भाई डीसीटी के अंदर क्या होता है और कैसे कंसंट्रेशन पे इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले बेटा डीसीटी लाई इन, इसी का आंसर बता दीजिए। तो आप देख पा रहे हैं कि डीसीटी कहां पाई जा रही है? कॉर्टेक्स में।
डीसीटी कहाँ है? कॉर्टेक्स में। अगला बताइए, डीसीटी जो है वो किससे लाइंड होती है? डीसीटी इज लाइंड बाय सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। क्या बोलेंगे? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। अब आप बताओ, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम करके क्या यहां हम रीअब्जॉर्प्शन करा सकते हैं क्या? तो ये गलती बहुत ज्यादा होती है बच्चों। यहां स्क्वैमस के बजाय यहां आता है क्यूबॉइडल। तो याद रखिएगा क्या आएगा? क्यूबॉइडल। सिंपल स्क्वैमस कहां कहां होता है जरा बता दीजिए। तो यहां पर बोमेन्स कैप्सूल में पाया जाएगा सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, लूप ऑफ हेनले में पाया जाएगा सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, चाहे वो डीएल हो चाहे वो एएल हो। यहां पर लाइंड बाय सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। बहुत लोग गलत करते हैं बेटा, तो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। नेक्स्ट सवाल ये है कि किस किस चीज का रीअब्जॉर्प्शन होता है? तो यहां पर बच्चों एक वर्ड यूज किया जाता है कंडीशनल। क्या बोलेंगे? कंडीशनल, या फिर बोलते हैं फैकल्टेटिव। कंडीशनल का मतलब क्या है? फैकल्टेटिव रीअब्जॉर्प्शन। कंडीशनल या फिर फैकल्टेटिव रीअब्जॉर्प्शन। कंडीशनल का मतलब शर्त होगी, बिल्कुल सही बात है। और यहां रीअब्जॉर्प्शन किसका होगा? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ, यहां पर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट और वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को किया जाएगा। लेकिन अगर पूछा जाए कि डीसीटी का जो शुरुआती पार्ट है, डीसीटी का प्रॉक्सिमल पार्ट, तो आप कहेंगे यहां पर डीसीटी का प्रॉक्सिमल पार्ट, प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ डीसीटी। क्या बोलेंगे? प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ डीसीटी। और दूसरा है डिस्टल पार्ट ऑफ डीसीटी। प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ डीसीटी, डिस्टल पार्ट ऑफ डीसीटी। प्रॉक्सिमल का मतलब इधर वाला हिस्सा, ये वाला पोर्शन, और डिस्टल का मतलब दूर वाला पोर्शन डीसीटी का है। तो प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ डिस्टल डीसीटी और डिस्टल पार्ट ऑफ डीसीटी। तो यहां पर बेटा प्रॉक्सिमल पार्ट में अगर आप देखें तो यहां पर सॉल्ट का रीअब्जॉर्प्शन एक्टिवली किया जाता है। तो यहां पर प्रॉक्सिमल पार्ट में एक्टिवली सॉल्ट रीअब्जॉर्प्शन, एक्टिवली सॉल्ट रीअब्जॉर्प्शन, सॉल्ट का रीअब्जॉर्प्शन होगा। कैसे होगा? बाई हार्मोन एल्डोस्टेरोन, जिसके बारे में हम लोग जब किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तो बताया था किडनी के ऊपर मतलब एड्रीनल ग्लैंड, और उसमें भी कॉर्टेक्स और मेडुला के पार्ट होते हैं। तो एड्रीनल कॉर्टेक्स के द्वारा एक हार्मोन रिलीज किया जाता है जिसका नाम है यहां पर एल्डोस्टेरोन। बाई एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन के माध्यम से यहां पर मतलब ये कंडीशन है कि एल्डोस्टेरोन को रहना जरूरी है। तो एल्डोस्टेरोन के माध्यम से एक्टिवली यहां पर साल्ट को रीअब्सॉर्ब किया जाता है। जो शुरुआती हिस्सा है, जो प्रॉक्सिमल पार्ट है, जो स्टार्टिंग वाला हिस्सा है, अगर बात की जाए तो ये वाला जो हिस्सा है बच्चों, ये प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ डीसीटी है और ये डिस्टल पार्ट ऑफ डीसीटी है। तो ये प्रॉक्सिमल पार्ट और ये डिस्टल पार्ट। तो आप बताओ शुरुआती में एल्डोस्टेरोन लग जाएगा जो एक्टिवली साल्ट को खींचेगा, और साल्ट को खींचेगा तो आप जरा बताइए 300 से ये धीरे 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 करके कहां आ जाएगी? 200 तक। कहां तक आ जाएगी? 200 तक आ जाएगी भाई। यहां पर 300 से कहां आ जाएगी? 200 तक। भाई साल्ट खींचोगे तो आप बताओ 300 कंसंट्रेशन थी, अब और कम हो जाएगी। नेक्स्ट आइएगा, यहां पर अब आते हैं डिस्टल पार्ट पे। डिस्टल पार्ट ये वाला हिस्सा है। तो आप बताओ जरूरत की सारी चीजें आपने ले ली, जितना वो तो पीसीडी में ही ले ली थी। अब वाटर, और वाटर को आपको नुकसान नहीं होने देना, वाटर आपको बचाना है, नहीं तो यूरिन का हिस्सा बन जाएगा, और यूरिन में वाटर को हमें लॉस नहीं करना है क्योंकि हम टेरेस्ट्रियल है। तो आप बताओ बच्चों यहां वाटर का लॉस नहीं होने देना है, NaCl का लॉस नहीं होने देना है। तो हमने उसको क्या कर लिया? रीअब्सॉर्ब कर लिया। जो थोड़ा बहुत बचा था एक्टिवली साल्ट खींच लिया। यहां डिस्टल पार्ट में एक आता है बेटा, एक हार्मोन जिसे बोलते हैं एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन या एडीएच या वैसोप्रेसिन, जो रिलीज होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। कहां से? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। वो यहां पर पैसिवली वाटर का रीअब्सॉर्प्शन कराता है। तो यहां पर बाई एडीएच, बाई
एडीएच, और एडीएच या फिर इसे नाम देते हैं बच्चों वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन। और एडीएच का फुल फॉर्म होता है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। डाईयूरेसिस का मतलब होता है यूरिन में पानी का जाना, यूरिन के थ्रू पानी का लॉस होना, वाटर का लॉस थ्रू द यूरिन। लेकिन एंटी डाईयूरेटिक का मतलब ये यूरिन में पानी को जाने से रोकता है। कहां लाता है? ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट पास हो रहा है, इसमें पानी जा रहा है, अगर ये जाता रहा तो यूरिन का हिस्सा बन जाएगा। तो ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में प्रेजेंट पानी ज्यादा से ज्यादा यूरिन में न चला जाए, इसीलिए ये उसको खींचता है और खींच के पैसिवली ही रीअब्सॉर्ब कराता है, और पैसिवली रीअब्सॉर्ब करा के ब्लड में डालता है, ताकि हमारा पानी भी बचा रहे और यूरिन जो है वो लगातार कम पानी लेके जाए। मतलब ये डाईयूरेसिस को कम करता है, प्रिवेंट डाईयूरेसिस। तो आप बताओ यहां पर ये पैसिवली वाटर का एब्जॉर्प्शन करेगा या नहीं करेगा? पैसिवली क्या करेगा? वाटर का एब्जॉर्प्शन। और एग्जैक्टली अगर बात की जाए बेटा तो ये क्या करता है? डीसीटी और प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट के पार्ट में क्या कर देता है? छेद कर देता है। अगर अंदर पानी ज्यादा है तो वो बाहर आ जाता है, अगर नहीं जाता है तो वो बराबरी पे है, तो वहां पर कोई भी एक्सचेंज नहीं होता है। लेकिन एडीएच तभी आएगा जब हमें पानी को खींचना है, कहां पर? ब्लड में। मतलब ब्लड में पानी को हमें ज्यादा से ज्यादा रखना है ताकि उसकी ऑस्मोलरिटी मेंटेन रहे। तो एडीएच का सिर्फ एक काम है, एडीएच कहां काम करेगा? डिस्टल पार्ट ऑफ डीसीटी पे और कलेक्टिंग डक्ट पर भी काम करता है। इसका काम क्या है? ये जगह जगह छेद कर देता है, सुई लेके ये जगह जगह छेद कर देगा, जिसे बोलेंगे एक्वापोरिन। एक्वापोरिन का मतलब ऐसे पोर्स जहां से कौन केवल आता है? वाटर। और अगर वाटर केवल आएगा तो वाटर जाएगा कहां? रीअब्सॉर्ब होके कहां जाएगा? ब्लड के अंदर। मतलब यूरिन में पानी को जाने से रोकता है, डाईयूरेसिस को रोकता है, मतलब एंटी डाईयूरेटिक होता है। तो ध्यान रखिएगा एक्टिवली और पैसिव। साल्ट को तो हमें किसी हालत में नहीं जाने देना है, तो एल्डोस्टेरॉन लगेगा, मतलब एक्टिवली। यहां पर पैसिवली हम क्या करते हैं? वाटर का रीअब्सॉर्प्शन, वाटर का रीअब्सॉर्प्शन यहां पर करते हैं। तो जहां से भी हमने मटेरियल उठाया है सबको कहां डाला है बेटा? किस में डाला है? ब्लड में। तो आप कहेंगे, आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि भाई यहां पर अगर वाटर यहां आ रहा है तो ये तो मेडुला को पतला कर देगा, तो फिर तो आने वाले फिल्ट्रेट से कैसे पानी निकलेगा? तो बेटा यहां पर नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो ये कि यहां पर ये सिस्टम होता है कि एक यहां पर इफरेंट आर्टरियोल जो आप देख रहे हैं, ये है क्या? अफरेंट आर्टरियोल। ये है क्या? इफरेंट आर्टरियोल। तो ये इफरेंट आर्टरियोल जो है अब आगे कहां जाएगी ये भी तो आपको देखना पड़ेगा। तो इफरेंट आर्टरियोल क्या करती है बच्चों? ये इस तरीके से इधर आती है, इफरेंट आर्टरियोल इधर आती है और ये क्या करती है? लपेटती है किसको? पूरे के पूरे इधर, पूरे के पूरे डीसीटी के ऊपर ये ब्लड कैपिलरी जो है इस तरीके से लपेटती है, पूरी की पूरी ब्लड कैपिलरी इस तरीके से लपेटती है। और जब ये यहां पहुंचती है बच्चों तो यहां पर ये इस तरीके से, जरा देखिएगा, गौर से देखना, ये देखिएगा, ये नीचे उतर गई, ये नीचे उतर गई। और बच्चों जरा देखना यहां पर अगर मैं इस कलर से बताऊं तो ये देखो ब्लू कलर से ये नीचे उतर रही है ब्लड कैपिलरी, और ये ब्लड कैपिलरी यहां आ रही है और इस तरीके से ये भी यू शेप ट्यूब बना देती है। और ये तो ब्लड कैपिलरी है बच्चों। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये क्या है? ब्लड कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी। इफरेंट आर्टरियोल फिर से किसमें बढ़ जाती है? आर्टरियोल है, तो यहां पर किसमें बच जाएगी? कैपिलरी में। तो आप बताओ कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी नेटवर्क बना रही है या नहीं? ब्लड कैपिलरी नेटवर्क बना रही है और इसे हम लोग बोलते हैं पीटीएन, पीटीएन, पेरिटिब्यूलर नेटवर्क। तो आप सवाल ये पूछ सकते हैं कि सर इफरेंट आर्टरियोल कहां गई? तो इफरेंट आर्टरियोल केवल यहां से निकली और बहुत सारी ब्रांचेज बना के ब्लड कैपिलरी नेटवर्क बनाई, जिसे हमने बोला पेरिटिब्यूलर नेटवर्क। और उस पेरिटिब्यूलर नेटवर्क को जब यहां डीसीटी में आया पूरा लपेट लिया नेटवर्क बना के, ताकि जो भी चीजें डीसीटी से हम ले वो कहां डाल दें? पैरेलल में, यहां पेरिटिब्यूलर नेटवर्क पे।
दूसरी चीज बच्चों कि यहां आप देखो जैसा यू शेप लूप ऑफ हेनले ने बनाया था वैसा ही इस ब्लड कैपिलरी नेटवर्क ने भी तो बनाया है। इस ब्लड कैपिलरी नेटवर्क ने भी तो यहां पर ये बनाया है, ये पूरा नेटवर्क ही तो है, ठीक है। और इसके बाद ये कहां जाती है जरा देखिएगा, इसके बाद ये इधर इस तरीके से इसे भी पीसीटी के किनारे किनारे भी लपेटती हुई चली जाती है। अच्छा क्यों? क्योंकि आप बताओ एक बात, ये क्यों ना लपेटे? जहां जहां आप नेफ्रॉन का हिस्सा रखोगे, जहां जहां से रीअब्जॉर्प्शन कराओगे, मतलब बॉमेंस कैप्सूल में नहीं कराओगे तो वहां लपेटने की जरूरत नहीं है। पीसीटी लूप ऑफ हेनले डीसीटी से अगर आप यहां पे रीअब्जॉर्प्शन बेसिकली कराओगे तो रीअब्जॉर्प्शन का मतलब जो चीज गलती से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में का पार्ट बनके नेफ्रॉन के ल्यूमेन में घूम रही है, उसे आप खींच के कहां डालोगे? ब्लड में। और आप बताओ ब्लड को बहने वाली पाइप भी तो वहीं बगल में होनी चाहिए कि जहां पर आप ये चीजें खींच रहे हैं वहीं पर तुरंत ब्लड मौजूद होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि पीसीटी से जिसको रीअब्सॉर्ब किया जाएगा तुरंत यहां पर पेरिटिब्यूलर नेटवर्क में डाल दिया जाएगा बच्चों। डीसीटी से जिसको एब्सॉर्ब किया जाएगा उसको पेरिटिब्यूलर नेटवर्क में डाल दिया जाएगा। और यहां पर जो वाटर को यहां लिया गया है, वाटर जब यहां से यहां फिल्ट्रेट नीचे आया, अब ब्लड आप देखिएगा, ब्लड कहां जा रहा है? ऊपर। यहां पर ब्लड कहां जा रहा है बच्चों? ऊपर। यहां पे ब्लड कहां आ रहा है? नीचे। तो यहां पर लूप ऑफ हेनले पर जब ये आती है पेरिटिब्यूलर नेटवर्क, तो यहां पर यू शेप की एक ट्यूब बना लेती है जो कि ब्लड कैपिलरी है, नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है। तो इस ब्लड कैपिलरी को बच्चों बोलते हैं वासा रेक्टा। क्या बोलते हैं? वासा रेक्टा। आपको यहां क्लियर ना दिखे तो आप सुन लो, ये जो ब्लू कलर की लाइन उतर रही यू शेप की, ये पेरिटिब्यूलर नेटवर्क की एक कैपिलरी है जो पैरेलल टू द लूप ऑफ हेनले हो गई है। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो इसका नाम रखा गया है वासा रेक्टा। अच्छा एक बात बताइए, वासा रेक्टा तभी बन पाएगी, तभी ये यू शेप और पैरेलल टू द लूप ऑफ हेनले बन पाएगी जब लूप ऑफ हेनले थोड़ा बड़ा होगा, मतलब मेडुला के अंदर घुसा होगा। अगर मान लो लूप ऑफ हेनले बिल्कुल छोटा सा है, यहीं पर कॉर्टेक्स से यहां से पीसीटी आई और यहीं से निकल गई, तो आप बताओ बिल्कुल छोटा सा लूप ऑफ हेनले होगा तो क्या वहां पर क्लियर कट पैरेलल जो है लूप ऑफ हेनले के वासा रेक्टा बन पाएगी? नहीं। तो इसीलिए कहते हैं कि जो वासा रेक्टा है बच्चों, जो वासा रेक्टा है वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे नेफ्रॉन में बनती है जहां पर नेफ्रॉन का लूप ऑफ हेनले मेडुला की गहराई में होता है या फिर लॉन्ग लूप ऑफ हेनले होता है। तो पेरिटिब्यूलर नेटवर्क क्या है? इफरेंट आर्ट्रियोल हर जगह जाके यहां डीसीटी, लूप ऑफ हेनले और पीसीटी को कवर कर लेता है ताकि रीअब्जॉर्प्शन होकर ब्लड में चला जाए। वासा रेक्टा क्या है? पेरिटिब्यूलर नेटवर्क का ही एक पार्ट जो लूप ऑफ हेनले के पास आता है, तो वो यू शेप का यहां हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर फिर से बनाता है, लेकिन ये ब्लड कैपिलरी है। और बच्चों अगर आपको याद हो तो ब्लड कैपिलरी इज परमिएबल फॉर बोथ। ब्लड कैपिलरी जो होती है परमिएबल फॉर बोथ सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट और वाटर दोनों के लिए परमिएबल होती है, मतलब ले भी सकती हो दे भी सकती। अब जरा देखिएगा खेल फटाक से, यहां पर जब ये ब्लड था तो ये 300 था और यहां से जब नीचे उतर रहा है तो मेडुला कह रहा है कि हम तुम्हें 1200 कर देंगे और उसे यहां आके 1200 होना ही पड़ेगा। तो आप बताओ 300 से 1200 होना है, मतलब गाढ़ा होना है, और गाढ़ा होने के लिए ब्लड से या तो पानी निकालिए या तो उसमें साल्ट मिलाइए। तो यहां पर क्या होता है कि जो NaCl Al ऑफ लूप ऑफ हेनले ने निकाला था जब ऊपर जा रही थी, वही NaCl धुआंधार तरीके से ये Dl ऑफ वासा रेक्टा में भरने लगता है। तो अब आप समझ लो कि जो Al ऑफ लूप ऑफ हेनले NaCl निकाल रहा था वो मेडुला में नहीं बल्कि कहां चला जा रहा है? यहां पर वासा रेक्टा की Dl में। तो Al ऑफ लूप ऑफ हेनले और Dl ऑफ वासा रेक्टा, ये दोनों NaCl को यहां से लिया जा रहा है, यहां से दिया जा रहा है और ये ले रहा है। मतलब
इसको तो 1200 से 300 पे जाना है, इसको 300 से 1200 पे आना है, तो यहां 1200 से 300 जाते हुए लूप ऑफ हेनले का जो Al है वो NaCl निकाल देगा, और इसे यहां से यहां गाढ़ा होना है तो NaCl ये उठा लेगा, और वो NaCl जब लेके इधर आएगा तो अब दोबारा से इस ब्लड को 1200 से कहां जाना है 300 पे, और 1200 से 300 पे जाने के लिए दोबारा से क्या करना पड़ेगा, या तो पानी मिलाइए या तो साल्ट निकालिए। तो यहां पर पानी अगर आप मिलाते हैं या साल्ट निकालते हैं या फिर दोनों करिए, और कैपिलरी है तो दोनों के लिए परमिएबल है। तो बच्चों ये जो पानी निकाला गया था Dl ऑफ लूप ऑफ हेनले से, उसको Al ऑफ वासा रेक्टा धुआंधार तरीके से ले लेती है, और जैसे ही ये लेती है तुरंत NaCl को यहां पर छोड़ना शुरू कर देती है। तो यहां पर NaCl को ये छोड़ना शुरू कर देती है। तो आप बताओ NaCl इधर से इधर आते हुए लिया था और जाते वक्त NaCl को मेडुला में छोड़ दिया। तो आप बताओ NaCl जो मेडुला में था उसको लिया था और मेडुला में ही NaCl छोड़ दिया, तो आप बताओ ले क्या गई है वाटर। तो आप बताओ यहां पे मेडुला में जो प्रेजेंट वाटर था जिसे Dl ने निकाला था, Dl ऑफ लूप ऑफ हेनले, वो वाटर मेडुला से हट जाएगा तो मेडुला दोबारा गाढ़ा हो जाएगा और आने वाले ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट को दोबारा से वो कंसंट्रेट बना पाएगा। तो आप बताओ जितना पानी इधर से निकलेगा उतना ही साल्ट इधर से निकलेगा, और जितना साल्ट इधर से निकलेगा वही इसको मेडुला को गाढ़ा बनाएगा, तो बार बार उतना ही पानी निकलेगा। तो आप बताओ जितना पानी निकलेगा उतना ही साल्ट निकलेगा, तो आप इसे क्या बोलोगे भाई कि वाटर और साल्ट मल्टीप्लाई रेशियो में है या नहीं है, बिल्कुल है। और यहां से जो वासा रेक्टा है बेसिकली वो मेडुला से क्या लेके गई, साल्ट लेके गई क्या, नहीं, साल्ट तो इसने लिया केवल अंदर आने के लिए, लेकिन जब बाहर जाने लगी तो पानी को धक्का धक ले लिया और साल्ट को तुरंत जितना लिया था ज्यादा से ज्यादा निकाल लिया और पानी ले लिया। मतलब पानी दो साल्ट लो, पानी दो साल्ट लो, जैसे जैसे बाहर जा रही है साल्ट को मेडुला में छोड़ दिया और क्या लेके चली गई, पानी। तो हम लोगों का मेन काम तो क्या है, वाटर कंजर्वेशन टेरेस्ट्रियल होने के नाते। और दूसरा लूप ऑफ हेनले बेटा जितना ज्यादा लंबा होगा उतना ज्यादा पानी इधर निकलेगा, उतना साल्ट इधर निकलेगा और उतना ही पानी को लेके वासा रेक्टा बाहर जाएगी। तो आप बताओ यहां पर उतनी ही कंसंट्रेशन यूरिन की होती चली जाएगी, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की होती जाएगी। तो आप बताओ कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन के लिए कौन रिस्पांसिबल होता है, लूप ऑफ हेनले। तो आप कहेंगे कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन कौन करता है, लूप ऑफ हेनले। लेकिन डाइल्यूटिंग सेगमेंट ऑफ लूप ऑफ हेनले कौन है, असेंडिंग लिम्ब। लेकिन यहां पर डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन अगर करना है तो बताइए कौन रिस्पांसिबल है, तो कौन है यहां पर, लूप ऑफ हेनले। लॉन्ग लूप ऑफ हेनले अगर होगा तो कंसंट्रेटेड यूरिन होगी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो डेजर्ट एनिमल है लाइक कैमल, लाइक कंगारू रैट, उनके अंदर तो पानी को बहुत बचाना होता है बेटा, उनको यूरिन को तो बहुत कंसंट्रेट करना पड़ता है, और कंसंट्रेट करने के लिए वो लॉन्ग लूप ऑफ हेनले रखते हैं। तो कंगारू रैट हो, कैमल हो, जो डेजर्ट एनिमल है, उनके अंदर कंसंट्रेट यूरिन के बनाने के लिए लॉन्ग लूप ऑफ हेनले को रखा जाता है। तो आप बताओ अगर मैं एक सवाल पूछूं आपसे कि कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन कौन सेगमेंट करता है, तो आप कहोगे लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले का डाइल्यूटिंग सेगमेंट कौन होता है, असेंडिंग लिम्ब। नेक्स्ट सवाल आता है कि यदि हम लूप ऑफ हेनले, यहां पर यदि हम नेफ्रॉन में से लूप ऑफ हेनले को कट करके निकाल दें तो आप क्या बताओगे कि क्या हो जाएगा यूरिन में। आप कहोगे सर जब कंसंट्रेशन करने के लिए जिम्मेदारी लूप ऑफ हेनले की है और आपने लूप ऑफ हेनले ही निकाल दिया, इसका मतलब कि अब कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन नहीं होगा, मतलब डाइल्यूशन ऑफ यूरिन हो जाता है। तो ये सवाल पूछा गया है बच्चों कि यदि यहां पर यदि लूप ऑफ हेनले हटा दें, यदि लूप ऑफ हेनले हटा दें तो क्या होगा, तो यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन नहीं होगा, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन पॉसिबल नहीं होगा। तो क्या हो जाएगी, डाइल्यूशन ऑफ यूरिन, यूरिन का क्या हो जाएगा,
डाइल्यूशन। नेक्स्ट एक और सवाल आया हुआ है कि आप बताओ मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन कहां होता है बेटा? सबसे ज्यादा यहां पीसीटी में होता है। तो पीसीटी के मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन के बाद जो कुछ बचता है साल्ट और वाटर को, वो लेता है कौन? लूपा फेनले। लेकिन साल्ट और वाटर का भी 90%, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट भी कहां चला जाता है रीअब्जॉर्प्शन में? पीसीटी में। तो एक सवाल, एक बात बताओ, जब 90% वाटर और इलेक्ट्रोलाइट यहां रीअब्जॉर्ब हो रहा है तो ये भी तो कंसंट्रेशन के लिए रिस्पांसिबल है। तो लेकिन मेन कंसंट्रेशन के लिए लूप ऑफ हेनले, लेकिन ज्यादातर वाटर इलेक्ट्रोलाइट तो ये भी जाता है। तो एक बार नीट ने ये सवाल पूछ लिया बेटा कि यदि हटा दें, यदि पीसीटी हटा दें, यहां पर ये सवाल आया कि यदि पीसीटी हटा दें, अगर पीसीटी हटा दें तो क्या होगा? डाइल्यूशन ऑफ यूरिन। क्या हो जाएगा? डाइल्यूशन ऑफ यूरिन हो जाता है। तो आंसर वही है, लेकिन अगर कोई पूछे कंसंट्रेशन के लिए रिस्पांसिबल कौन है? लूप ऑफ हेनले। क्यों? क्योंकि वहां पर डीप मेडुला में जब जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा वाटर निकालेगा। तो बच्चों देखो, बॉमेंस कैप्सूल पढ़ाया, पीसीटी पढ़ाया, यहां पर मैंने आपको लूप ऑफ हेनले पढ़ाया, डीसीटी पढ़ाया, और यही डीसीटी बच्चों आगे चल के कलेक्टिंग डक्ट के अंदर ओपन हो जाती है। तो यहां पर इस तरीके से एक कलेक्टिंग डक्ट आ जाएगी। तो आप कहोगे कि सर यहां जो ये डीसीटी है ये फिर कहां जाती है? तो बेटा ये डीसीटी फिर से यहां घूम के मेडुला के पार्ट में आती है और यहां पर प्रेजेंट होता है कौन? कलेक्टिंग डक्ट। और कलेक्टिंग डक्ट यहां आप देखेंगे ये क्या प्रेजेंट है बच्चों? कलेक्टिंग डक्ट। और कलेक्टिंग डक्ट जो है इसमें कई सारी क्या खुल रही है? नेफ्रॉन। यहां पर देखो ये नेफ्रॉन खुल रहा है, यहां पर देखो ये नेफ्रॉन खुल रहा है, यहां पर देखो ये नेफ्रॉन खुल रहा है। और बच्चों खास बात ये है कि ये पूरी की पूरी कलेक्टिंग डक्ट का ज्यादातर पार्ट हमेशा कहां पाया जाता है? मेडुला के अंदर। तो नेक्स्ट पार्ट जो हम लोगों का है वो क्या है? कलेक्टिंग डक्ट। तो सुन लो जल्दी से, यहां पर है कलेक्टिंग डक्ट। पहला पार्ट क्या है? नॉट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, नॉट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का पार्ट नहीं होता। दूसरा, लाइंड बाई सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, लाइंड बाई सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। नेक्स्ट क्या है कि यहां पर सम सॉल्ट और मोर वाटर रीअब्जॉर्प्शन, सम सॉल्ट प्लस मोर वाटर रीअब्जॉर्प्शन होता है। सम सॉल्ट और मोर वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है। और आप जानते हैं एक कलेक्टिंग डक्ट में यहां पर 4000 नेफ्रॉन्स, 4000 नेफ्रॉन्स ओपन्स इन वन कलेक्टिंग डक्ट। और खास बात, एक मेडुलरी पिरामिड में 20 से 25, ध्यान रखना बेटा, 20 से 25 कलेक्टिंग डक्ट होती है। डाटा में गड़बड़ी हो सकती है, ध्यान रखना। यहां पर बहुत बार गलती हो जाए, 20 से 25 की जगह 250 नहीं, 250 नहीं, 250 पे तो ये 4000 गलत हो जाएगा। यहां पर 20 से 25 कलेक्टिंग डक्ट एक मेडुलरी पिरामिड में होती हैं और उसमें एक कलेक्टिंग डक्ट में 4000 नेफ्रॉन ओपन होते हैं। जल्दी से हम लोग पढ़ लेते हैं। अब पूरा स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन खत्म हो गया, कलेक्टिंग डक्ट के बारे में बता दिया बेटा। कहां पर कलेक्टिंग डक्ट पाई जाएगी? मेडुला में। कलेक्टिंग डक्ट कहां होती है? मेडुला के अंदर। नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। जल्दी से देखिएगा, हम लोग अगला जो टॉपिक है बेटा वो है टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। बहुत इंपॉर्टेंट और कई बार पूछा भी गया है। और टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन दो टाइप के होते हैं बच्चों। एक तो होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, बड़ा सिंपल है। एक होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, एक होता है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन की जो संख्या है बच्चों वो 85% के लगभग और जक्स्टा मेडुलरी की 15% के लगभग होती है। कैसे फर्क करते हैं? लाई इन कॉर्टेक्स, यहां पर लाई इन कॉर्टेक्स और
मेनली मतलब कुछ पार्ट यहां पर मेडुला में भले हो बहुत माइनर पार्ट, और यहां पर लाई इन मेडुला मेनली। तो बोले सर कैसे पहचानेंगे, देखते जाएं बेटा यहां पर डिफरेंसेस। यहां पर जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होंगे इसमें लूप ऑफ हेनले जो होगा वो बहुत छोटा होता है, मतलब लूप ऑफ हेनले जो है वो टू शॉर्ट होता है। यहां पर जो लूप ऑफ हेनले होता है वो डीप इन मेडुला होता है, तो यहां पर टू लॉन्ग होगा, मतलब डीप इन मेडुला, डीप इन मेडुला। यहां पर अगर बात की जाए बेटा तो कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन के लिए इसका मतलब समझ गए, सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन होगा यहां पर, मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। ऐसा नहीं है कि इनसे नहीं होता, लेकिन मेन जो यूरिन का कंसंट्रेशन है वो कौन रिस्पॉन्सिबल है बेटा, जस्टामेडुलरी नेफ्रॉन। अगले 2-3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन के अंदर यहां पर पेरीटिब्यूलर नेटवर्क पाया जाएगा या नहीं पाया जाएगा, 100% पाया जाएगा। बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं बेटा, पेरीटिब्यूलर नेटवर्क यहां पाया जाएगा, बिल्कुल पाया जाएगा, दोनों में सिमिलरिटी है, दोनों में पाया जाएगा। क्यों, इफरेंट आर्टरियोल यहां भी बनाएगा कैपिलरी नेटवर्क, यहां भी बनाएगा। यहां पर अगर बात की जाए बेटा तो यहां वासा रेक्टा, आपसे मैंने कहा था कि जब भी लूप ऑफ हेनले बहुत छोटा होगा तो वहां पैरेलल बात बन नहीं पाएगी, और यहां पर वासा रेक्टा तो आपको बताना है कहां होगा और कहां नहीं होगा। तो जब लूप ऑफ हेनले बहुत छोटा है तो यहां पर वासा रेक्टा प्रेजेंट नहीं होगी, लेकिन यहां पर क्या है, टू लॉन्ग है तो वासा रेक्टा प्रेजेंट होगी। मैं आपको बता देता हूं जल्दी से कि कॉर्टिकल और उसमें क्या फर्क है। जैसे ये कॉर्टेक्स है बच्चों, ये मेडुला है, और यहां पर ये क्या हो गया हमारा बॉमेंस कैप्सूल हो गया, और ये क्या हो गया हमारा पीसीटी हो गया। और अगर आप देखें तो यहां के बाद से ये कॉर्टेक्स के बाद जो मेडुला वाला पोर्शन है बच्चों, इसमें केवल ये छोटा सा पार्ट ही यहां पर आ गया, कौन, लूप ऑफ हेनले, और नेक्स्ट पार्ट आ जाता है कौन, डीसीटी, और इस तरीके से डीसीटी आ गया, और डीसीटी के बाद ये यहां पर आके ओपन हो गया किसमें, कलेक्टिंग डक्ट में। तो आप बताओ केवल बहुत छोटा सा पार्ट ही तो ओपन हुआ है यहां पर लूप ऑफ हेनले का। तो इस तरह के नेफ्रॉन को क्या बोलते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। लेकिन जस्टामेडुलरी किसे बोलेंगे, जैसे मान लीजिए ये मेडुला है और ये कॉर्टेक्स है, तो आप जानते हैं यहां पर ये क्या आएगा बच्चों, बॉमेंस कैप्सूल, और बॉमेंस कैप्सूल के बाद कौन आएगा यहां पर पीसीटी, और पीसीटी के बाद जरा आप देखिएगा फर्क क्या है। यहां पर बच्चों ये जो आता है ये इस तरीके से बिल्कुल डीप इन द मेडुला, यहां पर डीप इन द मेडुला ये आ जाता है, तो ये डीप मेडुला में आ जाएगा, और इसके बाद इसे हम जस्टामेडुलरी नेफ्रॉन कहते हैं। और आप जानते हैं इसके बाद क्या हो जाएगा भाई, डीसीटी, और डीसीटी कहां आके ओपन हो जाएगी, कलेक्टिंग डक्ट में जो मेडुला में होगी। तो आप बताओ ये क्या हो गया बेटा, जस्टामेडुलरी नेफ्रॉन। तो आप देखो जबकि यहां पर अफरेंट भी आएगा और यहां पर इफरेंट भी, और यहां पर वो सब पूरा कैपिलरी नेटवर्क बनेगा ही बनेगा। यहां पर भी बच्चों कौन आएगा, अफरेंट, और यहां से निकलेगा इफरेंट, तो ये पूरा का पूरा इधर तो बनाएगा ही, और साथ में इस तरीके से यहां पर ये वासा रेक्टा भी बनाता है। तो आप बताओ ये मेन डिफरेंसेस हैं टाइप ऑफ नेफ्रॉन्स को लेकर। एक दो पॉइंट इंपॉर्टेंट बेटा कि यहां पर एक और स्पेशल बात पाई जाती है, वो मैं आपको बताता हूं। किसी भी नेफ्रॉन के अंदर, यहां पर किसी भी नेफ्रॉन के अंदर एक तो होता है हाई प्रेशर कैपिलरी जोन, हाई प्रेशर कैपिलरी जोन। इसे अगर आप ध्यान रखेंगे तो इससे सवाल आसानी से निकलेंगे, हाई प्रेशर कैपिलरी जोन। और दूसरा होता है लो प्रेशर कैपिलरी जोन। हाई प्रेशर का मतलब क्या होगा, यहां पर 65 mm ऑफ Hg, ज्यादा प्रेशर है। यहां लो प्रेशर का मतलब होगा 35 mm ऑफ Hg। और बच्चों यहां पर जो होगा ये प्रेशर पाया जाता है कहां, आप सब जानते हैं, ग्लोमेरुलस में।
यहां पर ये कहां पाया जाता है? पेरिटिब्यूलर नेटवर्क में। ग्लोमेरुलस में ज्यादा प्रेशर है तो आप बताओ ये क्या कराएगा? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करा देगा या नहीं? तो इसीलिए यहां पर क्या हो जाता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए जिम्मेदार है ये। लेकिन यहां पर आप बताओ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मतलब प्रेशर से एक ही तरफ एक ही डायरेक्शन मूव कराएगा। पेरिटिब्यूलर नेटवर्क अगर लो प्रेशर है तो इसका मतलब यहां एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो सकता है नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इसीलिए यहां लो प्रेशर एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है। तो आप बताओ किसी भी नेफ्रॉन के ये दो प्रेशर जोन होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये बेसिक पार्ट है। यहां पर मैंने नेफ्रॉन का पूरा स्ट्रक्चर A to Z टाइप ऑफ नेफ्रॉन कहां पर कौन होगा और थोड़ा सा मैंने आपको वासा रेक्टा वगैरह के बारे में, सब चीज के बारे में बेसिक इंपॉर्टेंट नॉलेज मैंने दे दी है, जिसमें पूरी एनसीईआरटी कवर होती है बच्चों। लेकिन एक पार्ट और है बेटा जिसे हम लोग बोलते हैं जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस। ध्यान से सुनना, इसे भी मैं लगे हाथ यहीं पर बता दूं। जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस, ये एक नोट के तौर पे ले लो कि ये क्या होता है। जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस ये क्या होता है? तो हमने कहा अपरेटस है तो एक से ज्यादा लोग ही शामिल होंगे, ये तो तय बात है। और जक्स्टा वर्ड है, ये तो तय बात है, ये जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स में ही पाया जाएगा। तो यहां पर ये सब में नहीं पाया जाता, प्रेजेंट इन कहां पर? जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। और क्या होता है एक बार अच्छे से समझ लीजिए बेटा, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स, और या फिर इसे हम लोग बोलते हैं JGA, या फिर हम लोग बोलते हैं JG अपरेटस। क्या बोलेंगे? JG अपरेटस। तो ये याद रखिएगा। तो या फिर JG कॉम्प्लेक्स बोल दीजिए, JG कॉम्प्लेक्स बोल दीजिए, तो बहुत सारे नाम कह सकते हैं आप, लेकिन एग्जैक्टली आप समझिए कि ये होता क्या है और कहां पर होता है। तो पहली चीज कि लॉन्ग लूप ऑफ हेनले वाले जो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन है उन्हीं में पाया जाएगा, ये तो तय बात है। और उनमें पाया जाएगा तो कैसा पाया जाएगा जरा देखिएगा बच्चों। यहां पर अगर बोला जाए तो ये है क्या? कॉर्टेक्स, और ये है क्या? मेडुला। और यहां पर स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, ये क्या है? बॉमेंस कैप्सूल। और बॉमेंस कैप्सूल के बाद यहां पर ये पोर्शन क्या आएगा? PCT। इतने में कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद बच्चों यहां पर ये पोर्शन क्या आता है भाई? ये पोर्शन जो आएगा वो आएगा लूप ऑफ हेनले। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लूप ऑफ हेनले के बाद गौर से सुनिएगा बेटा, इधर से यहां पर ये जा रही है कौन? अफरेंट आर्टरियोल। कौन जा रही है? अफरेंट आर्टरियोल। ठीक है, और इधर से ये जो पहुंच रही है इस नेफ्रॉन में, ये कौन पहुंच रही है? यहां पर DCT। कौन आ रही है? DCT। ये DCT आ रही है। तो आप देखो, ये बॉमेंस कैप्सूल हो गया, ये PCT हो गया, लूप ऑफ हेनले हो गया, और ये हो गया अफरेंट आर्टरियोल, और ये हो गया आपका DCT। तो याद रखिए यहां अफरेंट आर्टरियोल और ये अफरेंट आर्टरियोल और DCT पास आ गए हैं या नहीं? बिल्कुल आ गए हैं। तो बेटा यहां जो अफरेंट आर्टरियोल है इसकी दीवार में भी स्पेशलाइज सेल्स पाई जाती हैं। यहां पर ग्रैनुलर सेल्स पाई जाती हैं, और इसमें जो DCT है, DCT में भी प्रेजेंट होती है सेलुलर मॉडिफिकेशन, और यहां पर लार्ज कॉलमनर सेल्स पाई जाती है, लार्ज कॉलमनर सेल्स पाई जाती हैं। तो आप बताओ इन दोनों सेल्स की वजह से यहां स्पेशल सेलुलर मॉडिफिकेशन हो गया है। तो ये सब में नहीं होगा, केवल जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स के अंदर जब DCT और अफरेंट आर्टरियोल नजदीक आ जाएंगे तब ऐसा होगा। तो हम कहेंगे इसे JG अपरेटस, ठीक है, या JGA कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, हमने कहा यहां पर ये जो नजर आ रही है अफरेंट आर्टरियोल, पहला जो पार्ट है बेटा वो ये वाला पार्ट है।
तो हम कहेंगे कि लार्ज या फिर बोल सकते हैं ग्रेन्यूलर, क्या बोलेंगे, ग्रेन्यूलर सेल्स इन वॉल ऑफ अफरेंट आर्टरियोल, ग्रेन्यूलर सेल्स ऑन वॉल ऑफ अफरेंट आर्टरियोल, और इसे हम लोग नाम देते हैं, और ये कॉन्ट्रैक्टाइल ग्रेन्यूलर सेल्स भी बोली जाती हैं, जिन्हें हम लोग नाम देते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार भी पूछा गया है, और इन्हें हम लोग नाम देंगे जेजी सेल्स, क्या बोलेंगे, जेजी सेल्स। तो बच्चों यहां डीसीटी और अफरेंट आर्टरियोल के नजदीक होने की वजह से, प्रॉक्सिमिटी की वजह से यहां पर एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है जिसे जेजी कॉम्प्लेक्स या जेजी अपरेटस बोलते हैं, जिसमें पहला पार्ट है जो अफरेंट आर्टरियोल की वॉल में पाई जा रही है सेल, कॉन्ट्रैक्टाइल ग्रेन्यूलर सेल, उन्हें हम लोग बोलते हैं क्या, रेनिन, जेजी सेल, और जो रिलीज करती हैं क्या, सेक्रीट्स रेनिन, और सेक्रीट्स रेनिन में याद रखिएगा ये रेनिन जो है बेटा, ये रेनिन अलग है और ये रेनिन अलग है। ये रेनिन क्या है, हार्मोन, ये रेनिन है हार्मोन, और ये रेनिन है एंजाइम, जो डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग काम करते हैं, तो ये रेनिन नहीं आएगा यहां पर, ये रेनिन आएगा RENIN। दूसरा ये रिलीज करती है बेटा इरिथ्रोपोइटिन, और इरिथ्रोपोइटिन की अगर बात की जाए तो नाम से पता चल रहा है ये इंक्रीज द नंबर ऑफ आरबीसी करेगा भाई, सिंपल सी बात है, ठीक है। लेकिन रेनिन का काम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, रेनिन का काम है रेगुलेट या मेंटेन जीएफआर हमने आपको बता रखा है, मेंटेन जीएफआर, 1 मिनट में दोनों किडनी के अंदर जो भी ग्लोमेरुलस से फिल्ट्रेशन होता है, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट क्षमता बनता है, उसे हम लोग बोलते हैं जीएफआर। तो आप बताओ 125 ml पर मिनट 180 लीटर पर डे होता है, तो उसे मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसकी है, रेनिन की। नेक्स्ट जो आता है बेटा यहां पर जो डीसीटी में है वो है लार्ज कॉलमनर सेल्स, क्या है, लार्ज कॉलमनर सेल्स, और इन सेल्स को बोलते हैं इन ऑन वॉल ऑफ डीसीटी, ऑन वॉल ऑफ डीसीटी, और इन सेल्स का नाम होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकुला डेंसा सेल्स, क्या बोलते हैं बच्चों, मैकुला डेंसा सेल्स। तो आप बताओ यहां पर ये स्पेशल सेंसिटिव सेलुलर मॉडिफिकेशन इन डीसीटी वॉल एंड afferent arteriole to regulate or maintain GFR, तो एग्जैक्टली जेजी अपरेटस क्या होता है, ये मैकुला डेंसा सेल जो प्रेजेंट होती है डीसीटी वॉल पे, और दूसरा जो जेजी सेल्स प्रेजेंट होती हैं अफरेंट आर्टरियोल पे, इनकी प्रॉक्सिमिटी यहां अफरेंट आर्टरियोल और डीसीटी की, इसकी वजह से यहां जो प्रॉक्सिमिटी की वजह से जो बनता है अपरेटस, दैट इज कॉल्ड द जेजी अपरेटस। तो बच्चों एक सिंपल सा टॉपिक, जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन में होगा, ये एनसीईआरटी की लाइन है, स्पेशल सेंसिटिव सेलुलर मॉडिफिकेशन, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। ये है आपका पूरा का पूरा नेफ्रॉन का पार्ट।